Hello students, good morning. My name is Ankit and welcome to the Vigyan Institute. So today we are going to discuss a very important topic. तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और इस टॉपिक की वेटेज एग्जाम में ठीक ठाक रहती है बेटा जी। और ये आपका टर्म 2 का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये चैप्टर जो है वो बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक करता है, बिकॉज यहाँ पर हम डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनसे ही बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस को। तो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पर होती है कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। कॉम्प्लेक्सेस की एक स्टोरी, अपनी एक स्टोरी है कॉम्प्लेक्सेस की, मैं वो स्टोरी आपको बहुत डिटेल से सुनाऊंगा। पर आज मेरा जो डिस्कशन है वो इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट पर होगा, बेसिक सी कहानी पर होगा कि सर क्या मतलब है इसका यहाँ से। ओके तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए कि सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसकी कहानी को मैं बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा और इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स में आप चुटकी बजाओगे और क्वेश्चंस हो जाएंगे, इट्स माय गारंटी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। तो बेटा जी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सबसे पहले इसके अंदर हम क्या चीज़ें देखते हैं, What we observe in coordination chemistry, क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि सर इट इज आ इंटरेक्शन, it is a interaction of a metal, it is an interaction of a metal and ligand with a coordinate bond, with a coordinated bond कह दो, coordinated bond। एक सिंपल सी बात मैंने आपके सामने लिख दी है यहाँ पे, लेकिन इस बात के अंदर बेटा जी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स छुपी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेक्शन वर्ड की। हालांकि इंटरेक्शंस आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। इसके बाद दूसरा हमारे पास कीवर्ड है मेटल, and the third keyword is ligand and the fourth is coordinated bond। तो ये these 4 keywords हमारे पास है जिनका मतलब हमें समझना है। तो देखो इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन नहीं होता। हम गलती से ये कहते हैं कि सर इंटरेक्ट करने का मतलब अट्रैक्शन है, नहीं। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि वो अट्रैक्शन भी कर सकता है, वो रिपल्शन भी कर सकता है। इंट्रैक्शन एट दैट पॉइंट जहां से जजमेंट होगा कि वो अट्रैक्ट करेगा या रिपल्शन करेगा, उसको हम कहते हैं इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन की बात आप याद रखना कि सर कभी गलती मत करना कि इंट्रैक्शन का मतलब हमेशा आप अट्रैक्शन को, वहां रिपल्शन भी होता है। सेकेंड थिंग मेटल को समझना है हमें, एंड द थर्ड थिंग लिगेंड को समझना है, और फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड की। चलो अब मैं आपको आगे दिखाता हूं कि सर मेरे पास कुछ वर्ड मैं यहाँ लिखता हूँ कि सर एक मेटल वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे, और दूसरा वर्ड है मेरे पास यहाँ पे लिगेंड। दूसरा वर्ड मैंने यहाँ लिखा बेटा जी लिगेंड। अच्छा आप जानते हो इसमें से कुछ बातें आप जानते हो, क्या बातें जानते हो कि सर मेटल और ये जो लिगेंड है, मेटल और ये जो लिगेंड है बेटा जी, ये किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये मैंने अभी आपको बता दिया कैसे जुड़े हुए हैं। ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के थ्रू ये आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। अब देखो कि सर ये जो मेटल है, ये जो हमारे पास मेटल है, अगर मैं इस मेटल की बात करूं तो मेटल जो होते हैं बेटा जी वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होते हैं। मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होते हैं। पहली बात आपको ये याद रखनी है। फर्स्ट थिंग कि मेटल्स जितने भी होंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होंगे, और अगर कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है तो उसको हम एक नाम दे सकते हैं, वो कह सकते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल। तो आप इनको बेटा जी इलेक्ट्रोफाइल के नाम से भी जान सकते हो, आप इनको इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हो कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल है। थर्ड थिंग कि सर अगर इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, तो जिस भी स्पीसीज की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं लुईस एसिड। लुईस इज द साइंटिस्ट नेम जिसने ये थ्योरी दी थी
कि जिन भी कंपाउंड्स, जिन भी स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी वो लुईस एसिड होंगे। इसी तरीके से अगर मैं लिगेंड की बात करूं, बिल्कुल इसी तरीके से मैं अगर लिगेंड की बात करूं कि सर लिगेंड का क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है इसके अंदर, तो देखो लिगेंड में क्या है कि सर लिगेंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो लिगेंड में भी देखो पहली चीज कि ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच होते हैं, सर देखो इंटरेक्ट तो वही चीज करेंगे, एक अगर डेफिशिएंट है तो दूसरा रिच होने चाहिए। ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली रिच अमीर होते हैं ये। दूसरी चीज कि सर अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच हैं तो ये क्या होंगे? इनको हम कहेंगे ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बेहद प्यार करेंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, खुद को इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूक्लियस को इंट्रैक्ट करते हैं, न्यूक्लियस को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। तीसरी चीज कि सर अगर ये न्यूक्लियोफाइल हैं, इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की नहीं है, अब देने की है, तो इनको क्या कहते हैं? लुईस बेस। अकॉर्डिंग टू लुईस ऐसे कंपाउंड्स, ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते थे? लुईस बेस कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स मैंने आपके सामने लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको देखो कुछ बातें बताता हूं कि जो मैंने लिखा है इस बात को हम कुछ हद तक साबित करने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करा कि सर एक लुईस एसिड लिया और उस लुईस एसिड को इंटरेक्ट कराया एक लुईस बेस से, और बेटा जी जब ये कहानी होगी तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, इधर लिख लेते हैं, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ये आपको याद रखना है, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ले लेते हैं। मैंने क्या करा कि सर जो मेरे पास लुईस एसिड है, मेरे पास जो लुईस एसिड है, जिस लुईस एसिड की मैंने बात करी वो ले लिया मैंने BF3, F एंड F, दिस इज BF3। आप जानते हो सर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस कंपाउंड में बोरॉन दुखी है, बुरी तरीके से दुखी है सर, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास होता है एक वेकेंट p ऑर्बिटल। इसके पास क्या है? एक वेकेंट p ऑर्बिटल। सर यहां से हमने लिया लुईस बेस मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन हो। आपने अमोनिया ले लिया, आप जानते हो कि सर अमोनिया के पास तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अमोनिया के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या करता है सर? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके वेकेंट p ऑर्बिटल को दे देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? वो इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में दे देता है। और कहानी क्या होगी कि सर ये जो n था, जो आपके पास NH3, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो आप एक एरो लगाओगे और किसको दिए सर? बोरॉन को BF3। ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं एडक्ट कहते हैं, इट्स अ सॉल्ट, एडक्ट सॉल्ट कहो आप। और ये जो बॉन्ड इसके अंदर बना सर, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड कहते हैं। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि सर कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड कब बनता है? जब आपके पास एक मेटल को एक लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब एक स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन देने वाली है और एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लेने वाली है, मतलब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन आप उस स्पीसीज को दे दो जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो बेटा जी वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अच्छा, एक और मैं बेहद इंपॉर्टेंट बात आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जब भी हम बात करते हैं, एक्चुअल में बेटा जी इसको डेटिव बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जानते हैं? डेटिव बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब ये डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या होता है? तो ये जो डेटिव वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, इस डेटिव का मतलब होता है ड्वेल नेचर। इस डेटिव का मतलब क्या होता है? इस डेटिव का मतलब होता है बेटा जी ड्वेल नेचर से। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसके पास ड्वेल नेचर कंसीडर होता है। इसके पास कौन कौन से ड्वेल नेचर होते हैं सर? इसके पास कोवलेंट नेचर भी देखने को मिलता है, इसके पास आयोनिक नेचर भी देखने को मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ इट हमारे पास बेटा जी जो एडक्ट सॉल्ट थे, हम अब उनकी बात करते हैं कि एडक्ट सॉल्ट की कहानी क्या थी, एडक्ट सॉल्ट की कहानी क्या थी, वो हम समझते हैं कि एडक्ट सॉल्ट की कहानी हमारे पास क्या थी।
अगर मैं इस एडक्ट सॉल्ट की बात करूं तो आप इस एडक्ट सॉल्ट को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। इससे दो तरीके के एडक्ट सॉल्ट हमारे पास होते हैं। दो तरीके के एडक्ट सॉल्ट होते हैं, एक वो जिनको हम कहते हैं डबल सॉल्ट, एक वो होते हैं जिनको हम कहते हैं डबल सॉल्ट, और एक वो होते हैं जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट, एक वो होते हैं जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट। ये दो तरीके के आपको सॉल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो आपको समझने हैं। आइए, अच्छा ये डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, इस डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। दोज सॉल्ट which lose their identity, which lose their identity in aqueous solution is called डबल सॉल्ट। आप उसे डबल सॉल्ट कह सकते हो। मतलब कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस, कोई भी एक ऐसा सॉल्ट जिसको आपने वाटर के अंदर डाला और वाटर के अंदर डालते उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, जैसा था वैसा रहा नहीं। एग्जाम्पल अभी देखे समझाऊंगा। अच्छा, दूसरी तरफ हम बात करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट्स की। अगर मैं कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट्स को डिफाइन करूं तो सर वही कि जो आइडेंटिटी को लूज ना होने दे, रिटेन देयर आइडेंटिटी, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये वो सॉल्ट है who retain their identity in the solution, who retain identity in aqueous solution. Those salt which retain their identity in the solution is called coordinated salt. सर एग्जाम्पल, इसके बिना मजा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आएगा। जस्ट वेट आएगा, आ गया। चलो सर, मेरे पास मैंने एक पोटाश एलम ले लिया, फिटकरी, जो शेविंग बनाने जाते हैं ना, फिटकरी जो यूज करते हैं वही ले लिया हमने। सर वो है हमारे पास K2SO4, जस्ट आ जाओ, वेरी गुड। हमारे पास क्या है कि सर K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका हमने क्या बनाया, एक्वस 24H2O भी लिख दिए यहाँ, एक्वस फॉर्म में ले लिया। तो जैसे ही बेटा जी एक्वस फॉर्म में जाएगा, आप इसको एक्वस मीडियम में लेकर आओगे, आपको मिलेगा क्या एक्वस मीडियम में, सर K+, आपको पोटेशियम आयन मिलेगा एक्वस में, आपको क्या मिलेगा, एल्युमिनियम आयन मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको सल्फेट आयन मिलेगा। अब आप ध्यान से देखो कि सर पहले ये पोटाश एलम हुआ करता था, लेकिन पानी में डाल के इसकी जिंदगी बदल गई। अब ये इसके पास पोटेशियम आयन है, इसकी ज्योमेट्री बदल गई, इसका कलर बदल गया, इसके मतलब जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट, CFSE जितनी भी एनर्जीज थी वो सब बदल गई, सब कुछ बदल गया। बट अगर हम कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट्स की बात करें, जैसे मेरे पास है K2 ब्रैकेट में आपने लिखा CuCN6, सर आपने इसको एक्वस मीडियम बनाने की कोशिश कर दी, वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया। सर आयंस तो मिले, K+ मिल गया प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या था सर, CuCN6 2 नेगेटिव आपको यहाँ पे दिखाई दिया। यहां पर इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री थी वो यहां पर थी, इस कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट यहां था वो यहां था, इस कॉम्प्लेक्स का कलर जो यहां था वो यहां था, कुछ नहीं बदला सर, कुछ भी नहीं बदला। मतलब इसने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखा, रिटेन करा, लूज नहीं करी। ऐसे जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट कहते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर डबल सॉल्ट जो अपनी आइडेंटिटी यूज करते, सर पानी के अंदर डाला भूल गए कि हम कौन थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको पानी के अंदर डाला वो नहीं भूले हम कौन थे, वो पहले की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट। आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।
अब हम एंटर करते हैं अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट की। अब हमारा जितना भी डिस्कशन है वो किस पर है, कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट पर है। आओ आगे की बातें करते हैं, पहले पेन चेंज करते हैं। अब हमने जो सर ये जो कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, अब हमें समझ में आ गया कि सर ये एक ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, उनको हम कहते हैं एक्वस मीडियम में अपनी आइडेंटिटी को लूज ये नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट कहते हैं। आओ अब हमें इसके बारे में क्या जानना है कि सर ये जो कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट है, इसमें मेरा मन जो है वो बड़ा विचलित है। क्यों? क्योंकि कभी मेरा मन करता है कि मैं इसको कंपाउंड बोल दूं, और कभी मेरा मन करता है कि मैं इसको कॉम्प्लेक्स बोल दूं। सर सही क्या है, कंपाउंड सही है, कॉम्प्लेक्स ठीक है? तो दोनों का अपना अलग अलग मतलब है। आपकी मर्जी नहीं है कि आप कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलोगे, कभी कॉम्प्लेक्स बोलोगे। आपको देखना पड़ेगा कि वो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे सर, दिखा देते हैं। आपके पास CuCl2 नाम का एक था, अब नहीं पता कि कंपाउंड था या कॉम्प्लेक्स था, अभी पता चल जाएगा। एक था, उस एक था ने क्या करा कि Cl2 से रिएक्ट कर लिया और एक कंपाउंड बनाया सर CuCl4, और यहां पर आ गया 2 नेगेटिव। यहां पर क्या आ गया, 2 नेगेटिव। यहां पे क्या आ गया, 2 नेगेटिव। यहां पे आ गया बेटा जी 2 नेगेटिव। आप यहां देखो कि सर इस वाले कंपाउंड में अगर मैं बात करूं, तो सर जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस वाले कंपाउंड में अगर मैं बात करूं तो सर यहां पर भी कॉपर किस में है, +2 में है। दोनों +2 में है। लेकिन आप ये देखो कि सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 थी, इसने बॉन्ड भी 2 ही बनाए थे, मतलब अपनी औकात में रहा ये। यहाँ पे इस कंडीशन में कॉपर अपनी औकात में है सर, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 ही बॉन्ड बनाए। लेकिन यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन उसने बॉन्ड 4-4 बना रखे हैं। मतलब औकात के हिसाब से बॉन्ड बनाओगे तो कंपाउंड कहेंगे, औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स कहेंगे। समझ रहे हो? ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से, मतलब जो आपने बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, तब आप उसे किस नाम से जानोगे, तब आप उसे कंपाउंड के नाम से जानोगे। और अगर आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो बेटा जी मोर देन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तब आप उसे कॉम्प्लेक्स के नाम से जानोगे। तब आप उसे किसके नाम से जानोगे, कॉम्प्लेक्स के नाम से जानोगे। तब आप उसे किसके नाम से जानोगे, कॉम्प्लेक्स के नाम से जानोगे। तब आप उसे कॉम्प्लेक्स के नाम से जानोगे। आओ एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानते हैं, जो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, जो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस बने या सॉल्ट बने, जो भी है, हम सबकी बातें कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो कि सर ये जब ये कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, जब ये कॉम्प्लेक्सेस आपके बन रहे हैं, तो इस कॉम्प्लेक्सेस में जो एलिमेंट हम यूज करेंगे, अब आप जानते हो कि सर अगर एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट तो आपके पास, मतलब जो मेटल है, मेटल की बात कर रहे हैं फिलहाल, सबसे पहले हम मेटल की बात कर रहे हैं। तो मेटल तो आपके पास S ब्लॉक में भी है, P में भी है, D में भी है और F में भी है ना। यहाँ पे ये जो एलिमेंट मैंने लिखा है, ये एलिमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है, मेरा मतलब यहाँ पे मेटल से है, यहाँ पे मेरा मतलब मेटल से है। तो मेटल आपको S में भी मिलेगा, P में भी मिलेगा, D में भी मिलेगा, F में भी मिलेगा, बहुत सारी जगह मेटल्स आपको मिलेगा। बट हम क्या कहते हैं कि सर S ब्लॉक के जितने भी मेटल्स होते हैं वो कभी कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते, P के भी नहीं बनाते, D के बना लेते हैं और कुछ F के भी बना लेते हैं,
अच्छा सर ऐसा होता क्यों है, वो भी समझना जरूरी है। मतलब ये नहीं बना रहे, ये भी नहीं बना रहे, ये बनाते हैं और ये भी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूं, इस बात को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो सर आप इस बात को समझिए कि सर पहली चीज के एस और पी क्यों नहीं बनाते, तो दिस इज ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली बात तो आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि सर डी एंड एफ के पास तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है बट एस और पी के पास नहीं है, और जब तक वेरिएशन नहीं होगा कॉम्प्लेक्सेस बन ही नहीं सकते, है ना। वेरिएशन नहीं होगा तब तक कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते। अच्छा दूसरी बात कि सर अगर हम वेरिएबल की बात करें तो डी और एफ में किसके ज्यादा बनने चाहिए, तो बेटा जी बनने तो चाहिए थे एफ के, क्योंकि एफ के पास और ज्यादा वेरिएशन है, बट बनते किसके ज्यादा हैं, डी के। क्यों, क्योंकि सर डी के पास एक स्पेशल कहानी है, आओ उसे जानो। आपके पास ये लिगेंड है, ये आपके पास एक ऐसा मेटल जो एस था, पी वाला मेटल है, ये डी वाला मेटल है और ये एफ वाला मेटल है। ये कुछ मेटल्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं जो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। चलो आप जानते हो कि सर ये जो लिगेंड है, ये जो आपको लिगेंड दिखाई दे रहा है, ये लिगेंड अगर मैं एस और पी की बात करूं तो एस और पी के पास है सर इंटरेक्शन तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। अच्छा अगर मैं एफ की थोड़ी सी कहानी सुनूं तो एफ में क्या है कि सर एफ जो है आपका, उस एफ के पास वेरिएबल तो बहुत ज्यादा है बट ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। ये डिस्टेंस क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ये डिस्टेंस बेटा जी मैक्सिमम हो गया, और ये डिस्टेंस मैक्सिमम होने का मतलब कि एफ के लिगेंड के साथ थोड़े से ताल्लुकात वीक हो गए, दूरियां बढ़ गई तो इंट्रैक्शंस वीक हो जाते हैं, दूरियां बढ़ गई तो वीक इंट्रैक्शंस, और इंट्रैक्शंस वीक तो इतने स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते। और ये जो डी है, ये जो डी है, इस डी के पास सर सब कुछ सफिशिएंट है, सब कुछ सफिशिएंट है। इसके पास सफिशिएंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी है और इंटरेक्शन भी है, जिसकी वजह से डी के अंदर के जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो मैक्सिमम बनते हैं, बिकॉज वो स्टेबल ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ कहानी थी कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस की। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस की कहानी क्या है, इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पूरा ओवरव्यू क्या है। पहले आपको मैं पूरी एक कहानी से रच के बताऊंगा कि इस तरीके से मैं डिज़ाइन करूंगा इस चैप्टर को, एंड आफ्टर दैट हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, आप भी सोचोगे कि ऐसा कैसे हो गया, आपने जो आज तक सोचे नहीं होंगे, ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में सिखाने वाला हूं। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ओवरव्यू पे कि सर किस तरीके से इसकी टहनियां, ब्रांचेस हम बनाएंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, क्या क्या हम पढ़ेंगे।